तो क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 4 आज करेंगे हम लोग। इससे पहले हमने 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है और विथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उन लेक्चर को जरूर रेफर कर लें। सबसे पहले थोड़ा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर बात की हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गए और इसके अलावा हमने वॉल्केनोज को समझा। अर्थक्वेक, अर्थ के अंदर इंटीरियर में जो सोर्सेज होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में किया है। तो रिवीजन के तौर पे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और ये मतलब बहुत ही ब्रीफ रिवीजन है, आपको उन लेक्चर्स को जरूर रेफर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन लेक्चर से सीखेंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थक्वेक की कौन से वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हमने अर्थक्वेक के वेव्स पर काफ़ी सारी चीज़ें समझी कि अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव फर्दर दो तरह की होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। इसमें जो सरफेस वेव होती है ये सबसे बाद में रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पे हमने बात की थी कि सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ, और इसी वजह से ये, क्योंकि ये लेट से पहुँचती हैं, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा बर्बादी का कारण बनती है, डिस्ट्रक्टिव होती है और इससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स भी देखने को मिलता है और स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स करते हैं। राइट, ये सरफेस वेव्स की बात की जा रही है। और देखिए प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी वेव बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस में मूव कर पाती है या केवल सॉलिड में। तो और शैडो जोन क्या होते हैं, बी वेव का शैडो जोन बड़ा होता है या एस वेव का, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, सरफेस वेव्स, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के इंटीरियर के विषय में जानने का एक डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स का मतलब डायरेक्ट एनालिसिस आप कर पा रहे हैं अर्थ के इंटीरियर की। तो इसके लिए जैसे माइनिंग एक्टिविटी हो गई, जिनमें आप डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर में जो सामान है उनमें आप चेक कर सकें कि बताइए मतलब कौन कौन से कॉम्पोजिशन है या किससे इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो इसी तरह का एक इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है वोल्केनो, क्योंकि वोल्केनोज में जो लावा वगैरह बाहर आते हैं, जो पायरोक्रास्टिक मटेरियल बाहर आते हैं, उनकी लेबोरेटरी में जाकर के एनालिसिस की जा सकती है। तो ये डायरेक्ट सोर्स है। राइट, मैंने बहुत डिटेल से बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में लास्ट के लेक्चर्स में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिविल सर्विस में अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली पूछा गया है, डेक्कन ट्रैप के बारे में कि पूछा गया था कि बताइए ब्लैक सॉइल जो है वो किस तरह के ट्रैप फॉर्मेशन से देखने को मिलती है। तो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, फ्लड हमने बात की थी, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस की, और इसी से डेक्कन ट्रैप का हमारा निर्माण हुआ है। और जो काली मिट्टी महाराष्ट्र और बाकी रीजन्स में देखने को मिलती है वो भी डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन के कारण ही। राइट, और ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिथोस्फेयर के बारे में कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो मैंने आपको बताया था जब लिथोस्फेयर की बात आई थी तो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट देखने को मिलती है, इसके बाद मेंटल आता है, और मेंटल में भी जो ऊपर वाला है, जो अपर मेंटल का पार्ट है, उनमें और क्रस्ट को मिला करके बनता है लिथोस्फेयर। और अगेन मेंटल में ही ऊपरी वाला पोर्शन स्थिनोस्फेयर भी कहलाता है। बट द थिंग इज, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लिथोस्फेयर में क्रस्ट वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमने क्रस्ट देखा, राइट, और अपर वाला मेंटल, ऑप्शन बी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमने किया है काफ़ी बार, सीडीएस वगैरह में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हमने किया था। तो देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बहुत बार यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। और इसके बाद देखिए सवाल पूछे जा रहे हैं, बॉडी वेव्स क्या होती है, डायरेक्ट सोर्स बताइए। तो काफ़ी सरल सवाल है, अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो काफ़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 की। देखिए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पर, कि किस तरह से ओशन और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और बेसिकली जो अभी हम लोग देखें, इस हमने पिछले चैप्टर में जैसे अगर बात की कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, हमने काफ़ी अच्छे से समझा कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, और अर्थ के किन किन पार्ट में किस तरह के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बात की थी कि कोर, जो कि इनर मोस्ट पार्ट है हमारे अर्थ की इंटीरियर का, वहाँ पे हैवी मटेरियल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सब बातें समझने के बाद, और ये भी हमें पता है कि अर्थ में 29% सरफेस ही केवल कॉन्टिनेंट्स और बाकी सारे ओशनिक वाटर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है और जो ओशन बॉडीज़ की हम लोग पोजीशन देखते हैं जिन जगहों पे, क्या वो काफ़ी हज़ारों सालों से वैसी ही थी, या फिर वो जो ओशन और कॉन्टिनेंट है वो इन पोजीशन से अलग थी। तो ये सवाल देखिए, आप अगर इस तरह से सोचें कि आज के डेट में जो हमारा इंडियन ओशन है, आज के डेट में हमारी जो कंट्री है इंडिया, और बाकी जो चीज़ें हैं, क्या वो पहले से हज़ारों, लाखों साल, करोड़ों साल पहले भी क्या उसी पोजीशन पे थी? तो इसका आंसर निकल करके आएगा नहीं। और इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे भी कि किन किन जगहों पे थी, या फिर ये भी बात देखिए एक्सेप्ट की जाती है कि ओशन और कॉन्टिनेंट जो है अभी जो ये प्रेजेंट पोजीशन में, ये इन प्रेजेंट पोजीशन में नहीं रहेंगे और टाइम टू टाइम बदलाव देखने को मिलेगा।
नाउ ऑब्वियस सा प्रश्न ये उठता है कि जो पोजीशन है अर्थ में अलग अलग पार्ट्स की, कॉन्टिनेंट्स की, ओशन बॉडीज़ की, ये कैसी थी और ये इन्होंने अपना पोजीशन कैसे बदला और क्यों बदला। और इवन इफ इट ट्रूज दैट कॉन्टिनेंट एंड ओशन हैव चेंज एंड आर चेंजिंग देयर पोजीशन, यू मे अंडर एज टू साइंटिस्ट नो दी। तो ये सवाल भी उठता है अगेन कि अगर कॉन्टिनेंट्स और ओशन अपना बदलाव कर रहे हैं तो साइंटिस्ट को इसके विषय में पता कैसे चलता है और क्या क्या थ्योरीज हैं और क्या क्या बेसिकली जो सिद्ध करने की बातें हैं, जो जो उन सारी चीज़ों को, उन साइंटिफिक गतिविधियों को भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल करके आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखें तो अटलांटिक ओशन में जो कोस्ट लाइन है उसकी शेप के विषय में बताया जा रहा है कि इस सिमेट्री को ओशन के आइदर साइड की कोस्ट लाइन की सिमेट्री में देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बहुत सारे साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलैरिटी एंड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस ज्वाइन टुगेदर। तो यही रीज़न है कि ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इस बात में एग्री किया कि मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल करके आती है कि जो अमेरिका के दो कॉन्टिनेंट साउथ और नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलते हैं, यूरोप और अफ्रीका, ये एक समय पे ज्वाइंट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप मैप में भी देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो कोस्ट है साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इन दोनों में गजब की सिमेट्री देखने को मिलती है। और अगर आप मैप के इन दोनों हिस्सों को काट करके आपस में इस तरह से रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं पहले एक ही जगह पे होंगे और बाद में डिस्प्लेस हुए, राइट। ये सिमेट्री आप मैप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बड़े वाले वर्ल्ड मैप में भी सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इसे इससे थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे लगाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कोस्टल सिमेट्री है वो बिल्कुल एग्जैक्ट देखने को मिल रही है। और ये बात सबसे पहले डच मैप मेकर अब्राहम ऑर्टेलियस के दिमाग में आई और इन्होंने इस तरह से एक 1596 में एक पॉसिबिलिटी बताई कि मे बी ये जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो आप कंट्रीज़ देख रहे हैं, मे बी इनकी जो पोजीशन है वो सेम रही हो, किसी एक ज़माने में ये साथ में हो, राइट। इसके बाद देखिए एंटोनियो पेलेग्रिनी आते हैं और ये एक मैप बनाते हैं और तीनों कॉन्टिनेंट्स को साथ में दिखाते हैं। लेकिन जो अल्फ्रेड वेगनर है, जो कि एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट दिया द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये 1912 में प्रकाशित होती है एंड दिस वाज रिगार्डेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। और ये इस विषय में है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ होगा। तो वेगनर के अकॉर्डिंग, वेगनर की बात को समझना जरूरी है, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए वेगनर का ये मानना था कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड अ मेगा ओशन सराउंडिंग द सेम। तो यानी जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास में फॉर्म थे और एक मेगा ओशन इनको सराउंड कर रहा था। और यहाँ पे इन्होंने नाम दिया द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पेंजिया विच मीन ऑल अर्थ। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिनमें सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो शामिल है, इनमें इनका नाम दिया गया पेंजिया, जिसका मतलब होता है ऑल अर्थ, यानी पूरी की पूरी पृथ्वी, क्योंकि इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स शामिल है। और जो मेगा ओशन इन्हें सराउंड कर रहे हैं, जो घेरे हुए हैं चारों तरफ से, उसका नाम दिया गया पेंथेलेशा। पेंथेलेशा का मतलब होता है ऑल वाटर, ऑल वाटर यानी कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहा है और पेंथेलेशा में ऑल वाटर। तो ये जो आप कॉन्टिनेंट साथ में देख रहे हैं, अभी दो भागों में ये खंडित भी होती है, लेकिन इससे पहले पेंथेलेशा का मतलब आप समझ लीजिए, ये सारे जो ओशन है इन्हें पेंथेलेशा कहा जा रहा है। और इसी तरीके से ये पेंजिया पूरा देखने को मिल रहा है सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला करके। तो जैसा कि पेंजिया का मतलब ही होता है ऑल अर्थ, तो ये सारे के सारे कंटिनेंट्स को साथ में माना जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और सभी आप देख रहे हैं कि एक साथ लग रहा है ऐसे कि सारे साथ में ही होंगे किसी ज़माने में। दोस्तों फर्दर वेगनर का ये कहना था कि 200 मिलियन ईयर्स अगो जो सुपर कॉन्टिनेंट बात कर रहे हैं हम लोग, जिस पेंजिया की, जिसे ऑल अर्थ कहा जा रहा है, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट शामिल हैं, ये टूटना प्रारंभ कर देती है। और सबसे पहले पेंजिया दो बड़े भागों में लार्ज कॉन्टिनेंटल मास में बढ़ता है। नाम होता है इनका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। लोरेशिया नॉर्दर्न पार्ट होता है और गोंडवाना लैंड सदर कॉम्पोनेंट होता है। ये आप इस इमेज से और भी अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट लोरेशिया है और नीचे आपको गोंडवाना लैंड देखने को मिलेगा। और ये जो लोरेशिया और गोंडवाना की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा मिला करके पेंजिया होता था, लेकिन 200 मिलियन ईयर्स अगो ये स्प्लिट कर जाता है। दोस्तों इसके बाद लोरेशिया और गोंडवाना लैंड भी ब्रेक होना कंटिन्यू रखता है और इस तरह से ये स्मॉलर कॉन्टिनेंट में भी विभाजित हो जाता है, जो हम लोग आज की डेट में देखते हैं। जैसे ये लोरेशिया नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया बाकी भागों में विभाजित होता है। इसी तरह से गोंडवाना जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रिया, जो आज के डेट में हम लोग बड़े कंट्रीज़ देख रहे हैं और जो हम लोग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, ये इन भागों में भी विभाजित होता है।
नाउ इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, एविडेंस देने के लिए बहुत सारे एविडेंस दिए जाते हैं। वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और इनमें से कुछ जो एविडेंसेस इन्हें हम लोग समझेंगे भी। जैसे सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एविडेंस के सपोर्ट में जो बात की जाती है वो है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, कि कॉन्टिनेंट में एक जिगसॉ फिट देखने को मिल रहा है। जिगसॉ फिट आपने सॉल्व किया होगा दोस्तों, इस तरह का जिगसॉ पजल आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें अलग अलग टुकड़ों को मिला करके एक पिक्चर बनाई जाती है कार्डबोर्ड में या किसी भी तरीके में। ये जिगसॉ पजल देखने को मिल जाता है इस तरीके से जो होता है, राइट। तो ये जिगसॉ पजल अगर आप देखें तो जिगसॉ फिट हमारे अर्थ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जो शोर लाइन्स हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका की फेसिंग ईच अदर है बाय रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। तो अभी जैसे हमने इमेज में भी देखा था कि जो अफ्रीका की शोर लाइन्स है और जो साउथ अमेरिका की शोर लाइन्स है, अगर इन्हें साथ में रख दिया जाए तो ये बिल्कुल एक्जैक्टली सिमिलर मैच हो रहे हैं। एंड इट मे बी नोटेड दैट अ मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड इन 1964। इट प्रूव टू बी क्वाइट परफेक्ट। तो 1964 में बुलार्ड के द्वारा एक इस तरह के मैप को प्रस्तुत किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा, और इसमें देखा जाता है कि ये बिल्कुल एक्जैक्टली सिमिलर है। और आप इस मैप में क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका के शोर लाइन्स है वो बिल्कुल सिमिलर से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से ये आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि पास्ट में ये साथ में ही होंगे। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे एविडेंसेस दिए जाते हैं। जैसे रॉक्स ऑफ सेम एज का बताया जाता है, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड होते हैं जो कि रिसेंट पीरियड में डेवलप किए गए हैं, इनसे काफ़ी फैसिलिटेटेड, मतलब ये बहुत सरल करते हैं हमारे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में अलग अलग समय में जो रॉक फॉर्मेशन हुए हैं उनमें ये सिमिलैरिटी बताते हैं। तो जो 2000 मिलियन ईयर्स अगो में द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज विद वेस्टर्न अफ्रीका। तो जो ब्राज़ील तट से जो एंशिएंट रॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं ये वेस्टर्न अफ्रीका से मेल खाते हैं। इसी तरह से अर्लीस्ट मैरिन डिपॉजिट जो कि साउथ अमेरिका के तट में देखने को मिलती है, और अफ्रीका में आर ऑफ द जुरासिक एज, तो ये भी सेम एज के देखने को मिलते हैं। और इनसे साबित होता है दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, यानी इससे ये साबित होता है ओशन जो है वो इनसे प्रायर टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोस्तों इसके अलावा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंसेस दिए जाते हैं इनमें टिलाइट होता है। टिलाइट सबसे, अगर आप देखें तो टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट के कारण फॉर्म होता है। तो जो बेसिकली इस तरह के चट्टान देखने को मिलते हैं इन्हें टिलाइट कहा जाता है। तो इंडिया से गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स हैं और इनमें जो सिमिलैरिटी, इनमें जो टिलाइट्स देखने को मिलते हैं, ये 6 डिफरेंट अलग अलग लैंड मासेज में सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलते हैं। तो इससे अगेन वही एविडेंस दिया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं जो सारे लैंड मासेज है वो एक साथ होंगे, तभी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके बाद एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। तो बेस में जो सिस्टम है उनमें थिक टिलाइट देखने को मिल रहा है, जिससे प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन की बात समझ में आती है। इसके अलावा इसके जो सक्सेशन है वो बाकी जगहों में, जैसे अफ्रीका हो गया, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल रिजेम्बलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस लैंड मासेस हैड रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोंडवाना लैंड के जो सेडिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनसे ये साफ साफ प्रस्तुत होता है, साफ साफ समझ में आता है कि बाकी जगहों में लैंड मासेज में भी सेम इतिहास रहा होगा, सिमिलर हिस्ट्री रही होगी। दोस्तों इसके अलावा जो एविडेंसेस दिए जाते हैं उनमें प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब यह है कि जो रिच प्लेसर डिपॉजिट देखने को मिलते हैं गोल्ड के घाना कोस्ट में, और इन घाना कोस्ट में जो रिच प्लेसर देखने को मिल रहे हैं, इनका कोई सोर्स रॉक का एब्सोल्यूट एब्सेंस भी एक काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। क्योंकि ये जो गोल्ड बियरिंग वेन्स है ब्राज़ील के, और ये ऑब्वियस है कि जो गोल्ड डिपॉजिट है घाना के, ये ब्राज़ील प्लेटू से ही डिराइव हुए होंगे, जबकि दोनों कॉन्टिनेंट्स तो अलग अलग हैं। यानी अगेन यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी अगेन साथ में ही होंगे। तो अगेन घाना और ब्राज़ील में जो प्लेसर डिपॉजिट में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, वो भी इस बात को साबित करती है कि यस देयर मतलब यहाँ पे ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा इस तरह का कॉन्टिनेंटल लैंडमास। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जब आइडेंटिकल स्पीसीज देखने को मिलते हैं प्लांट और एनिमल में, जो कि अलग अलग जगहों में है लेकिन आइदर साइड ऑफ द मेरीन बैरियर्स में देखने को मिलते हैं, तो इनसे भी यही साबित होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कॉन्टिनेंटल जिस हम लोग बात करें, वो भी अगेन सिमिलर ही रहे होंगे।
जैसे इंडिया में लेमूर्स के ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, मेडागास्कर, अफ्रीका और बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलते हैं, तो इनमें भी वही बात देखने को मिलती है। जैसे एक और मेसोरस के एग्जाम्पल की बात की जा रही है, जो कि एक स्मॉल रेप्टाइल होता था, एडेप्टेड टू सेलो ब्रैकिस वाटर। तो ये सेलो ब्रैकिस वाटर को लेकर के एडेप्ट था, और इनके स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज, जो कि सदर्न कैप प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का, और इरेवर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील। इन केवल इन 2 जगहों में देखने को मिलता था, इनका स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं। यानी ये जो जीव है मेसोरस, ये भी जो स्मॉल रेप्टाइल है, ये इन्हीं किंगडम या इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में रहते होंगे डेफिनेटली। तो बेसिकली वही बात है घूम फिर करके कि किन्हीं भी जो सोर्सेज, जो अलग अलग तरीके हैं, जो अलग अलग एविडेंसेस हैं, वो बताते हैं इस बात को कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में साथ में होंगे दोस्तों। लेकिन ना सवाल अगर उठ करके ये आता है कि अगर ये सारे कॉन्टिनेंट साथ में थे तो फिर क्या हुआ, ऐसा पोजीशन क्या हुई कि जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कर गए आपस में। तो वेगनर के द्वारा यहाँ पे 2 रीजंस दिए जाते हैं, पहला पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। ये 2 तरह की फोर्सेज की बात की जा रही कि इन 2 फोर्सेज के कारण ही कॉन्टिनेंट्स आपस में अलग हुए होंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया जा रहा है कि जो पोलर फ्लिंग फोर्स है ये अर्थ के रोटेशन से संबंधित है, और बताया जा रहा है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इक्वेटर में ज़रा बल्ज देखने को मिलता है, और ये जो बल्ज है ये अगेन हमें पता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण है। और जो सेकेंड फोर्स की बात की जा रही है वेगनर के द्वारा, वो टाइडल फोर्स है, और ये बेसिकली मून और सन के बीच की अट्रैक्शन की बात की जा रही है, जो कि टाइड को डेवलप करते हैं ओसेनिक वाटर में। और वेगनर बिलीव करते हैं कि ये जो फोर्सेज हैं वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियन ईयर्स एगो। तो वेगनर का ये मानना है कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के कारण ये जो फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज के कारण कॉन्टिनेंट्स में अलग, मतलब कॉन्टिनेंट्स आपस में अलग हुए होंगे। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर इस बात को टोटली इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त मानते हैं कि इतने केवल इन 2 फोर्सेज के कारण ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स तो देखने नहीं मिले होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग आगे की ओशन फ्लोर की मैपिंग पर, और भी बहुत सारे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज जो हुई उन्हें समझेंगे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर यहाँ से आप देखें तो काफ़ी बार क्वेश्चन प्लेट्स के ऊपर आते हैं, और काफ़ी सारे अर्थ के प्लेट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, और प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, देखिए वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे लेक्चर के। इसके अलावा बहुत सारी क्विजेज, करंट अफेयर्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके से वहाँ पे मैं चीज़ें पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद आपका।